स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने जोशीमठ में हो रहे भूतसाफ की उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा। देहरादून को मिली बड़ी सौगात, जल्द दौड़ेगी नई मेट्रो ट्रेन, स्टेशनों के नाम हुए घोषित। उत्तरकाशी पुलिस ने किया 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार, 2 साल से चल रहा था फरार। जोशीमठ में आई अचानक दरारों को लेकर पूरा प्रदेश चिंता में डूब गया है। बंगलौर पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्र सचिव काजी निजामुद्दीन और उनके समर्थकों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर सरकार से जोशीमठ में आई दरारों को बड़े ही गंभीरता के साथ लेने के लिए अपील की गई है। काजी निजामुद्दीन का कहना है कि जोशीमठ एक धार्मिक स्थल है। जोशीमठ में आई दरारें वहां निवास कर रहे लगभग 500 परिवारों पर चिंता का विषय बनती जा रही है। हम मांग करते हैं कि सरकार इसे गंभीरता के साथ ले। आज हम सब लोग यहाँ ये कैंडल मार्च हम निकाल रहे हैं और सभी लोग ये मंदसौर के जिम्मेदार हैं, सभासद हैं, सभी लोग हैं। कल हल्द्वानी परेशानी में था, हम सब लोग हल्द्वानी के साथ थे। आज हम सब लोगों को लग रहा है कि सरकार की उदासीनता का शिकार जोशीमठ है, जो कि एक भारतीय संस्कृति का, हिंदू यानी सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब लोग सरकार से अपील करते हैं, राज्य सरकार से भी और भारत सरकार से भी, कि जोशीमठ की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ लगभग 500 घर टूटने की कगार पर हैं, सड़कें वहाँ बैठ रही हैं, तो उसका सही ट्रीटमेंट करता है और वहाँ जोशीमठ को बचाएं। आज हम सब लोग ये कैंडल लेकर जोशीमठ को बचाने के लिए निकल रहे हैं। मंगलौर से हम सब लोग यहाँ हैं और मंगलौर के सभी जिम्मेदार हैं। ये सब लोग, हम लोग जोशीमठ के लिए आज ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। थराली विकासखंड के ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी की अध्यक्षता में बीटीसी बैठक का आयोजन किया गया। सदन की शुरुआत पिछली बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई। जनप्रतिनिधियों ने पिछली बैठक में उठाए गए शिकायतों का निवारण न होने पर रोष भी जताया। जनप्रतिनिधियों ने थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे टेक्नीशियन न होने पर शिकायत दर्ज कराते हुए जल्द से जल्द एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की मांग की। थराली ब्लॉक सभागार में चतुर्थी त्रैमासिक की बैठक हुई, जिसमें हमारी इससे जो पहली बैठक हुई थी, हमारी बीटीसी बैठक हुई थी, तो उस बैठक में जो हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सवाल उठाए गए थे, तो हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा उन सवालों पर कई मुद्दों पर कार्य किए गए और कई मुद्दों पर कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। और आज की जो बीटीसी है, उस बीटीसी में हमारे कई जनप्रतिनिधियों के, जैसे बिजली विभाग पर और सड़कों पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे हुई है और काफ़ी उत्साह भी था लोगों के अंदर, प्रधानगणों के अंदर और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अंदर, लेकिन जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से कुछ नहीं होता है। एक फॉर्मेलिटी होती है। आज थोड़ा सा ये है कि पीडी साहब यहाँ पे आए हैं और पिछले बार भी मैडम थी यहाँ पे, लेकिन जो हमारे प्रस्ताव हमने जो है कि पिछले बैठकों में जो प्रस्ताव रखे थे, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रस्ताव में भी एक रत्ती का भी वो होगा, उसमें प्रगति भी हो। अगर इसी तरह ये बैठकें होनी तो फिर ये खाना पूर्ति है, इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समय बर्बाद हो रहा है जनप्रतिनिधियों का, और ये एक वो बना दिया गया कि जनप्रतिनिधियों जनता किस तरह से विलीन करे, और इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। सितारगंज में टीएचपी संस्था द्वारा विधवा महिलाओं को रोजगार के संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही टीएचपी संस्था के माध्यम से गरीब विधवा महिलाओं को 12,000 तक का सामान देकर रोजगार प्रारंभ कराया। आपको बता दें कि टीएचपी संस्था लगभग पिछले 2022 से अब तक 200 बेसहारा गरीब विधवा महिलाओं को 12,000 तक की राशि के सामान देकर रोजगार में लगाने का काम किया गया। और आज यहाँ बंधन कोलनगर टीएचपी प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर एक मीटिंग ली गई है, जिसमें इस ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया। मेरा नाम रेखा ठाकुर है, ठीक है। मैं खुद भी अपना एक संस्था चलाती हूँ राधा कृष्णा के नाम से। तो आज हम लोगों ने महिलाओं को बताया कि जो टीएचपी प्रोग्राम के अंतर्गत गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, या जिनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है, घर के डाइवोर्सी तलाकशुदा जो महिलाएं हैं,
उनको इस योजना के अंतर्गत काम करने के लिए सामान दिया जाता है। कि जैसे कि अगर किसी को ब्यूटी पार्लर आता है तो ब्यूटी पार्लर के लिए सामान दिया गया, किराने की छोटी दुकान के लिए सामान दिया गया। तो इस योजना की जो हमारी शुरुआत होती है लगभग 12,000 रुपये से पहला जो इंस्टॉलमेंट रहता है वो दिया जाता है, और पैसे नहीं दिए जाते, सामान दिया जाता है। तो उसके अंतर्गत आज उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि वो कैसे अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। राजावाला अवैध कटान और भूमि समतलीकरण मामले में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर गठित टीमों द्वारा मौके की जांच पड़ताल जारी है। इसी क्रम में तहसील विकास नगर अंतर्गत राजावाला की इस जंगल से लगती विवादित भूमि पर प्रमुख वन संरक्षक गठित टीम द्वारा सीमांकन कर वहां से काटे गए प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों के साथ अन्य पेड़ों की गिनती शुरू कर दी गई। आपको बताते कि जंगल से लगती प्राइवेट फॉरेस्ट बताई जा रही इस भूमि पर अवैध तरीके से न केवल सैकड़ों की संख्या में प्रतिबंधित प्रजाति के सौल और अन्य पेड़ों का कटान किया गया, इसके साथ ही तहसील कर्मियों की सांठगांठ से नियम विरुद्ध भूमि समतलीकरण भी कर दी गई। प्रमुख वन संरक्षक महोदय को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि इस क्षेत्र का भ्रमण करने और सुनिश्चित करने और देखने कि कितने पेड़ कटे हैं और कोई अवैध कार्य क्या क्या हो रखे हैं इस क्षेत्र में। तो उसके संबंध में प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा एक समिति गठित की गई है डीएफओ देहरादून की अध्यक्षता में। उसी क्रम में आज यह समिति इस क्षेत्र का भ्रमण कर रही है, और चूँकि क्षेत्र बड़ा है और फुटों को गिनती में समय लगेगा, तो समिति आगामी कुछ दिनों तक यहाँ पे विजिट करती रहेगी जब तक कि उसकी रिपोर्ट कंप्लीट ना हो जाए। और एक बार जब रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो प्रमुख वन संरक्षक महोदय के समक्ष और फिर न्यायालय के समक्ष। तो प्रथम दृष्टया जांच में क्या पाया अभी प्रथम दृष्टया ऐसे जांच नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कई केसेस, ये प्रकरण विगत कई वर्षों से संबंधित है और उसमें वैधानिक रूप से भी जो हमारे S2 केसेस में कई सारे पेड़ कटे हुए हैं, तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो पेड़ विभाग के संज्ञान में थे कटे हुए हैं, उससे इतर कितने पेड़ कटे हुए हैं, तब विषमता प्राप्त। रुद्रप्रयाग पुलिस ने जिले के विभिन्न जगहों पर चोरी हुए 3 लाख मूल्य के कुल 28 मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामियों के सुपुर्द किया। जिले के विभिन्न थाना चौकियों में दर्ज रिपोर्ट के तहत पुलिस कार्यालय रुद्रप्रयाग के साइबर सेल शाखा ने इन मोबाइल फोन के विवरण के आधार पर सर्विलांस पर लगाया गया। सूचना को संबंधित पुलिस थानों से साझा किया गया। संबंधित थाना जहाँ पर शिकायतकर्ता द्वारा अपने फोन की मिसिंग लिखवाई गई थी कि पुलिस द्वारा इन फोनों की ढूंढ खोज की गई। मोबाइल फोन की बरामदगी होने पर इन सभी मोबाइल फोनों को जनपद के साइबर सेल में एकत्रित किया गया। जनपद रुद्रप्रयाग के साइबर सेल ने जो है आज 28 मोबाइल जो है वो बरामद किए हैं, जिसकी कीमत जो है लगभग 3.5 लाख के आसपास है। उसमें से जो 11 मोबाइल है वो आज हमने ऑफिस में जो उसके ओनर है उनको वापस भी किए हैं, और 7 मोबाइल जो है वो हम कुरियर से जहाँ पे जिस क्षेत्र से उनको भेज भी रहे हैं। इस प्रकार जनपद रुद्रप्रयाग के साइबर सेल ने जो है 2022 में लगभग 94 मोबाइल जो है वो वापस किए। है और मैं ग्राम नमेरी रुद्रप्रयाग से हूँ। रुद्रप्रयाग में मेरा मोबाइल 3-4 महीने पहले खो गया था और आज मुझे मेरा मोबाइल मिल गया है। मैं रुद्रप्रयाग पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक बीपी सिंह के कार्यालय और मिल के संचालन से उत्साहित डोईवाला क्षेत्र के गन्ना किसानों ने मिल के ईटी का फूलों और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। किसानों ने कहा कि पहली बार डोईवाला शुगर मिल पिछले 40 दिनों से लगातार गन्ने की पेराई कर रही है और शानदार रिकवरी आने से जहां जहां मिल घाटे से उबर रही है, तो वहीं इस पेराई सत्र में मिल का संचालन भी बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्र पंचायत नौगांव की बैठक जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला और यमुनोत्री विधायक संजय टोबाल की उपस्थिति में संपन्न हुई। शुक्रवार को राणा चट्टी में आयोजित पीटीसी में जनप्रतिनिधियों द्वारा जन सरोकार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को सदन में उठाया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य शांति टमटा ने पॉल गांव से सिलक्यारा बैंड तक सड़क मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने और ओरछा बैंड से डंडाल गाँव के बीच सड़क पर पड़े बोल्डर पत्थर हटाने की मांग की। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के भारत नेपाल सीमा स्थित लाल कोठी के कार्य क्षेत्र बुढ़ाई, घोसी कुआ, पचौरिया, कुटरी में 57 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वितीय कमान अधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सशस्त्र सीमा बल के द्वितीय कमान अधिकारी अतुल बंदे बूचे और 97वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की कार्यवाहक उप कमांडेंट सुरेश कुमार द्वारा किया गया। कल्याणकारी कार्यक्रम हम चलाते हैं, ये हम लोग 2013 से चला रहे हैं। जो भी गांव हमारे एवार में, जो हमारे एरिया में जो गांव है, जहां पर भी हमारी कंपनी है या बीओपी सेटअप है, हम उनको उनके वेलफेयर्स के लिए कुछ स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसको चलाते हैं, जिसमें हम लोग वेटनरी सिविक एक्शन, मेडिकल सिविक एक्शन तथा
फार्मिंग टूल्स इत्यादि का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं तथा इन लोगों को जो भी सरकार की स्कीम्स है उनके बारे में अवेयर करते रहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जैसे हम अभी मैं डिस्कशन कर रहा था कि नशा मुक्ति अभियान है, जल संचय जल शक्ति अभियान है या फिर वृक्षारोपण अभियान है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट की स्कीम हम चाहते हैं कि ये स्कीम गांव के जो देश के जो लास्ट लाइन पर लोग बैठे हैं वो उन तक ये चीज़ें पहुँचें और वो देश की मुख्य धारा में जुड़कर मतलब देश के विकास के लिए कंट्रीब्यूशन करें। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सबको साथ लेके हम अपने सिक्योरिटी के साथ साथ उनके कल्याणकारी कार्य के लिए हमेशा मतलब प्रयासरत रहते हैं और हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि ये अपने फौज में आने के लिए मोटिवेट करते हैं या अपने मतलब जो भी समस्या है वो हम तक पहुंचाएं। अगर हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम आगे उसको भेजें और देश जो इस एरिया में जो लोग हैं वो देश के मुख्य धारा में जुड़कर देश के विकास में अपना सहयोग। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के ब्लॉकों से जुड़ी महिला समूह की सैकड़ों महिलाओं ने देहरादून के प्रेमनगर स्थित महिला सशक्तिकरण और बाल विकास निदेशालय में कार्यक्रम निदेशक अखिलेश मिश्रा का घेराव कर कार्यालय में ताला लगाकर जमकर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिला समूह से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि हमने सरकार की योजना को धरातल पर उतारने के लिए बाजार और लालाओं के साथ बैठक से कर्ज लेकर घरों में टेक होम का राशन पहुँचाया, लेकिन सरकार ने प्रोत्साहन की जगह महिला समूहों से सरकारी काम छीन कर बेरोजगार कर दिया। देखिए अभी निदेशालय को बजट आवंटन नहीं हुआ है शासन से। मैंने आज भी ये भी पता किया, इनके आने के बाद भी मैंने पता किया निदेशालय में ऊपर किया तो उनका कहना है अभी बजट आवंटित नहीं हुआ है। तो जब निदेशालय को बजट आवंटित हो जाता है फिर वो बजट हम सीधे निदेशालय से परियोजनाओं को चला जाता है, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में, फिर वहाँ से संबंधित माता समितियों के खाते में जाता है और वो स्वयं सहायता समूहों को भुगतान कर देती है। तो अभी चूंकि बजट आवंटन ही नहीं हुआ है इस कारण ये भुगतान में विलम्ब हो रहा है और जिसके कारण ये महिलाएं थोड़ी क्रोधित हैं और ये यहाँ पे आई हुई हैं। इसमें देहरादून जनपद की भी महिलाएं हैं और जैसे कि आश्वासन देना चाहेंगे कि भुगतान होगा इनका? नहीं, प्रक्रिया चल रही है और इसमें विभाग लगा हुआ है और मुझे लगता है कि ये अगले हफ्ते 10 दिन में ये समाधान जरूर हो जाएगा। अब चूँकि बजट इसके आवंटन एकदम से बिना नोटिस के बिना उसके ये बहुत गलत हुआ है। महिलाएं जहाँ जैसे उठने को हुई थी वैसे वो सड़क पे आ गई हैं दोबारा और ये स्थिति इतनी विकट हो गई है कि बैंकों से लेके हमारे मतलब पड़ोस वाले भी हमारे अजीब सी निगाहों से देख रहे हैं। ये स्थिति हो गई है, सबको पता चल चुका है, हमारे काम जा चुके हैं, इसलिए लोगों की निगाहें हमारे पर अलग हो चुकी हैं। तो हमारे तो बस का नहीं है, हमारे लाला लोग घर पर पहुंच रहे हैं और हमारे सभी के लाला लोग, ये स्थिति हो गई है, फीस वगैरह सब रुक गई, बैंक वालों के फोन हमारे पास आ रहे हैं, निकाल दिया जा रहा है। लोग यहाँ पे आज पूरे प्रदेश से लोग आए, पूरे प्रदेश से आ रखे हैं। तो क्या करेंगे? ताला मार दिया आपने आज? ताला मार दिया, अब हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक भुगतान होगी, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता। ये महिलाएं इतने टाइम से परेशान है, इनके यहाँ घर पर आड़ती आ रहे हैं, जिनसे उन्होंने राशन लिया है वो घर पे आ रहे हैं, ये ब्याज की तरह ब्याज की किस्तें भर रहे हैं, लेकिन बहना परेशानी हुई क्योंकि वो बच्चे कैसे पालें, कैसे करते थे। उन्होंने बेचारों ने इधर से उधर से पैसे इकट्ठे करके इन्होंने राशन को का जो राशन को उपलब्ध करवाए। तो बेहद परेशान है, इसलिए आज ताला मारना पड़ा आप लोगों को? मजबूरन मारना पड़ा। आज महिलाएं ठंड में इतने कोहरे में पूरे प्रदेश से कहाँ से आज महिलाएं आई है? पूरे प्रदेश से महिलाएं आई है, लेकिन आज ये आज के लिए लास्ट वार्निंग, आर पार की लड़ाई। या तो भुगतान के बाद अनशन पे बैठेंगी महिलाएं सारी, या तो आत्मदाह करेंगी या अनशन पे बैठेंगी। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस और ANTF की टीम ने 25 लाख की चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का एक अन्य साथी पहाड़ से थोड़ी मात्रा में चरस लाकर हल्द्वानी से दोनों आरोपियों को सप्लाई करता था। गिरफ्तार आरोपी यूपी के कई शहर में चरस को ऊंचे दामों पर बेचते थे। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 5.25 किलो चरस के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर दिया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। उनकी सारी संपत्ति का जांच भी होगी और भविष्य में गैंगस्टर भी कार्रवाई की जाएगी। ये पहाड़ों से छोटे मात्रा में विभिन्न गांवों से इकट्ठा करके, एक और व्यक्ति है इनका साथी, वो भारी मात्रा में इकट्ठा करके इनको देता था। ये लोग वहां से जाके मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, इन जगहों से इकट्ठा करके आते थे और यहाँ पे हमें सप्लाई करते थे, मतलब यहाँ उधर से। आसपास के लोगों को बता रखा था कि दिल्ली में ऑनलाइन जॉब करता है, तो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम काम करता है दिल्ली की फर्म के लिए करके। तो इसलिए लोगों को शक भी नहीं होता था कि हमेशा घर पे रहता था, कभी कभी दिल्ली जाता था करके, बट एक्चुअल में चरस की काम। चंपावत से लोहाघाट आने वाले मार्ग पर देवराड़ी बैंड के पास शुक्रवार को लोहाघाट से चंपावत की ओर आ रही पिकअप दुगध वाहन और एक कैंटर की पाले के कारण
रपटने से जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों वाहन चालक घायल हो गए। घटना में किसी भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ तीखे मोड़ों पर पहला गिरने के कारण बीते कुछ समय से आए दिन दोपहिया वाहन और बड़े वाहन फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं इस मामले में चंपावत के पुलिस अधीक्षक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा की बैठक में नेशनल हाईवे के अधिकारियों को पालाग्रस्त और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ साथ सड़क में नमक और चूना छिड़कने के आदेश दिए गए थे, जिनका समय से पालन नहीं किया गया। गरुड़ क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बना हुआ है। आए दिन बंदर ग्रामीणों की फसलों को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही अब ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर रहे हैं। इससे पूर्व भी पहाड़ों में बंदरों के आतंक की घटनाएं आए दिन सामने आती रही है, लेकिन अब तक सरकार इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई। आए दिन ये बंदर परेशान कर रहे हैं गाँव पर, जैसी महिलाओं पर हो गया, बच्चों पर हो गया। आज तो इन्होंने मेरी माँ पर और मेरे पर दोनों पर हमला किया और मैं छत से नीचे गिर चुका था, बाल बचा और हल्की गंभीर चोट भी यहाँ पर लगी है और थोड़ा हाथ में भी लगी है। तो बंदरों की समस्या क्या होगी पहाड़ में? तो कोई गवर्नमेंट या कोई इसकी बंदरवाड़ी के बारे में बोल रहे थे, जैसे लोग की बंदरवाड़ी बनानी है, कहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही है? गवर्नमेंट कोई और कोई इसको ऐसा है कि अभी इन पर कोई भगाने भी जाए या घर के अंदर घुस जा रहे हैं, दिन पर दिन अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। तो ये समस्या गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, क्योंकि किसी के बच्चे बुजुर्ग जो हैं ये बंदर तो बिल्कुल डर नहीं रहे हैं और आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार हैं। कभी किसी की जान चली जाएगी, उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या गवर्नमेंट रहेगी? उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।